हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे और एक कोरियन रोमांस मूवी स्नो एंड सी ब्रीज के बारे में। ये मूवी 2015 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी के IMDb रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10 और 95% गूगल यूज़र ने इसे लाइक भी किया है। एंड हियर इज़ द नेम ऑफ द कास्टिंग्स एंड द डायरेक्टर्स। ये मूवी ट्रिब्यूट करती है उन सारे ल्यूकेमिया पेशेंट्स को और उनके फैमिली को। क्या होगा अगर किसी के लव्ड वन ल्यूकेमिया से पीड़ित हो? कैसी होगी उनकी ज़िंदगी? ये मूवी इसी ही एक कहानी पर बेस्ड है। किससे है ये ल्यूकेमिया जिसका कोई क्योर ही नहीं? क्या वो बच पाएंगे या फिर ज़िंदगी के सामने हार मान जाएंगे? स्टोरी प्लॉट बहुत ही ड्रास्टिक है और हमें अनप्रेडिक्टेबल लाइफ के बारे में बताती है। ये मूवी एक ट्विस्टेड एंडिंग के साथ ख़त्म होती है। सो हमारे साथ बने रहिए मूवी के एंड तक। मूवी की पहली सीन में हम देखते हैं हमारे लीड कैरेक्टर संगू को, जो एक स्नोई रोड पे अपना कार ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा था। शायद उसके पास एक बॉक्स होती है जिसे देख के उसके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। शायद जैसे कोई उसका सपना ही पूरा हो गया हो। सामने ही एक फैमिली कार जा रही थी जिसमें एक बच्ची और उसकी मदर ने संगू को अपने हाथ वेव करते हुए बाय कर रहे थे। संगू भी रिप्लाई में बाय ही करता है। उन दोनों की कार के सामने एक बड़ा सा ट्रॉलर जैसा कुछ आ जाता है। उसे बचने के लिए दोनों कार रोकने की कोशिश करते हैं और फिर सीन ब्लैक हो जाती है। हमें कार के टायर स्लिप करने की आवाज़ सुनाई देती है और ये सीन यहीं कट हो जाती है। और फिर सीन शुरू होती है छोटी सुनमिन से, जो हमारे सेकेंड लीड है। छोटी सुनमिन अपने फादर से मिलती है जहाँ बहुत सारा बर्फ़ था। वो दोनों बहुत ही खुश थे। दोनों एक दूसरे से मिलके खुशी से झूम उठते हैं। सुनमी को बर्फ़ बहुत पसंद थी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर ये सीन यही कट हो जाती है। फिर सीन शुरू होती है सुनमिन से, जो बड़ी हो चुकी है। वो बस में कहीं ट्रैवल कर रही थी। ज़्यादा सो जाने के कारण वो अपनी स्टेशन पीछे छोड़ जाती है। हड़बड़ी में उतरते हुए उसके हाथ से एक बॉक्स गिर जाती है। ये वही बॉक्स था जो हमने मूवी के पहले सीन में संगू के पास देखे थे। वो भागती हुई जाती है एक रेस्टोरेंट में जहाँ वो अपनी बॉयफ्रेंड से मिलती है, पर उसकी बॉयफ्रेंड वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। वो उसे ब्रेकअप कर लेती है किसी की वजह से। सुम्मी थोड़ी सरप्राइज तो थी, तो अपने हाथ में पानी का ग्लास पकड़ लेती है और खड़ी हो जाती है। उसकी बॉयफ्रेंड को लगा कि सुन्मी शायद वो पानी का ग्लास उसके चेहरे पे मारेगी। वो बहुत ही फनी वे पे अपना चेहरा छुपा लेता है, पर सुन्मी ने कुछ मेडिसिन्स निकाली और खा लिया और वहाँ से चली गई। फिर हम देखते हैं एक बड़ी सी एक्वेरियम जहाँ संगू काम कर रहा था। वो एक एक्वेरिस्ट था। फिशेस का ख्याल रखना, उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना, ये उसका काम था। काम ख़त्म करके वो हान रिवर के पास आकर के बैठ के अपना रामेन का मज़ा ले रहा था। उसी वक्त में उसको एक म्यूज़िक सुनाई देती है, बड़ी ही प्यारी सी म्यूज़िक। वो म्यूज़िक की तरफ देखता है तो वहाँ सुनमी बैठी थी और ये म्यूज़िक उसी के म्यूज़िक बॉक्स से आ रही थी जो हमारे मूवी के शुरू में हमने संगू के पास देखा था। ये म्यूज़िक बॉक्स ओरिजिनली सुमी की होती है, उसे उसके फादर ने गिफ्ट किया था। संगू को म्यूज़िक अच्छी लगती है तो सुमी से उस म्यूज़िक का नाम पूछता है, पर सुमी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है हान रिवर के बीच में। और हान रिवर के किनारे बैठे वो अपने पास्ट को याद करने लगती है जब उसके फादर की डेथ हुई थी। सुमी बहुत ही उदास थी, उसकी मदर भी बहुत रो रहे थे। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सुमी को अपनी नम आँखों से कहते हुए, अप्पा मुझे डर लग रहा है आने वाले काल के बारे में सोच के। सुमी थोड़ा सा ड्रंक थी तो वो लड़खड़ा जाती है। सनू को लगा सुमी शायद पानी में गिर जाएगी तो उसे जाके पकड़ लेता है, पर सुनमी को थोड़ा अजीब लगा तो अपने आप को संगू से छुड़ा लेती है, जिसकी वजह से सनू पानी में गिर जाता है और हमारे सुनमी उसको हेल्प करने की बजाय वहाँ से भाग जाती है। क्या लड़की है। सुबह होती है, हमें पता चलती है हमारी सुनमिन एक परफ्यूमर है जो तरह तरह की परफ्यूम बनाती है। वो बहुत ही टैलेंटेड परफ्यूमर थी जो हर तरह की परफ्यूम को स्मेल कर पाती थी, पहचान पाती थी। ऐसा टैलेंट बहुत ही कम लोगों के पास होता है। फिर हमें सुनमिन को डॉक्टर के पास दिखाई जाती है जहां उसे डॉक्टर उसके हेल्थ कंडीशंस के बारे में बात कर रहे थे।
उसे सर्दी जुकाम से थोड़ा दूर रहने के लिए कहते हैं, बस उतना ही। डॉक्टर के पास से वापस आते हुए वो एक फादर और डॉटर को एक साथ बैठ के आइसक्रीम खाते हुए देखती है तो अपनी बचपन की ख्यालों में खो जाती है, जहाँ वो हॉस्पिटल के बेड में थी और उसके फादर उसी म्यूज़िक बॉक्स को उसे गिफ्ट करते हैं। प्रेजेंट में उसे याद आती है, ओ माय गॉड, वो तो उस म्यूज़िक बॉक्स को कल रात को हान रिवर के पास छोड़ आई थी, पर उसे लगा अब तक वो शायद खो चुका होगा, सो इसीलिए वो अपनी वर्कशॉप बस चली जाती है। पर वो म्यूजिक बॉक्स संगू के पास था। बॉक्स के पीछे कुछ एड्रेस था, जहाँ से वो सुनमिन की एड्रेस को ट्रेस कर लेता है और उसके वर्कशॉप पे जाके पहुँच जाता है। सुनमी उसे पहचान नहीं पाती तो संगू उसको हान रिवर के बारे में याद दिलाती है, कल रात वाली। और सुमी एक्साइटेड होके पूछती है, ओह तुम जिंदा हो? क्या बेवकूफ़ लड़की है, सामने ही तो खड़ा है तुम्हारी। और संगू कहता है रिप्लाई में, हाँ जिंदा हूँ, आपकी मेहरबानी। संगू उसे उसकी म्यूज़िक बॉक्स रिटर्न करता है और सुनमी उसे पुडीज़ खाने के लिए ऑफ़र करती है, क्योंकि बहुत ही थैंकफुल थी, क्योंकि वो गिफ्ट उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। संगू खाते वक्त सुनमी के हाथ में हुए कुछ सूजन को नोटिस करती है और एक ऑइंटमेंट ला करके लगा देता है और कहता है कल तक ठीक हो जाएगा। और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दूसरे दिन सुनमी के सीनियर अपनी कार उसे ड्राइव करने के लिए देते हैं, क्योंकि सुनमी को उसके कार बहुत पसंद था। सो सुनमी खुशी खुशी सीधा संगू के पास चली जाती है उसे मिलने के लिए। दोनों मिलकर मछलियों को खाना खिला रहे थे। सुनमी वापस से पानी में गिरने वाली थी, पर संगू ने उसे पकड़ लिया और पूछता है, कल जैसा आज धक्का तो नहीं दोगी? डोंट बिलीव हर, दे भी सकती है। वो उसे देखता रहता है और किस कर लेता है। इसे कहते हैं मौके पे चौका। लड़की हाथ क्या पकड़ने दिया, इसने तो पूरा लड़की ही पकड़ लिया, क्या बात है। दोनों फिर सुनमी के घर आ जाते हैं। सोनू थोड़ा नर्वस था, सो इधर उधर देख रहा था। उसके हाथ एक पेशेंट कार्ड मिलता है, जहाँ लिखा हुआ था माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। संगू पूछता है, ये माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम क्या होता है? और जब ऊपर देखता है तो सुनमी बहुत ही बीमार लग रही थी। उसकी नाक से खून बह रही थी और वो कह रही थी, मुझे सोना है। संगू की तो जैसे होश ही उड़ गए थे। हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में सुनमी की डॉक्टर उसे बताते हैं कि सुनमी को माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम है। दोस्तों, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम एक तरह की कैंसर होती है, जिसमें बोन मैरो की ब्लड सेल्स मैच्योर नहीं हो पाते। ये ल्यूकेमिया की पहली स्टेज होता है और ल्यूकेमिया में वाइट ब्लड सेल की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स को ख़त्म करने लगते हैं, जिसमें हमारे इम्यून सिस्टम खराब हो जाती है। इसका अब तक कोई परमानेंट क्योर तो नहीं है, पर कुछ हद तक लोगों को ठीक किया जा सकता है। हमें पता चलता है सुनमी की पेरेंट्स भी इसी बीमारी से गुजर गए थे। सुनमी जब 10 साल की थी तभी से उसे ये माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम की शिकार है। सुनमी जब घर वापस आती है, उसके घर में उसे संगू मिलता है। संगू उसके घर के बहुत सारा सामान ठीक कर रहा था। उसकी टेबल ठीक कर रहे थे, उसके दरवाजे को ठीक कर रहे थे। सुनमी मन ही मन गुस्सा तो करती है, पर वो खुश भी थी। संगू फिर सुनमी को उन दोनों के बीच की दूरियां को ख़त्म करने की प्रपोजल देता है। सुनमी मान जाती है। उन दोनों फिर से मेकआउट करने लगते हैं। कुछ दिन बाद संगू सुनमी को शादी के प्रपोज करता है। भी मान जाती है, पर संगू के पेरेंट्स इस शादी से खुश नहीं थे, क्योंकि संगू की एक बहन भी थी जो बहुत बीमार रहती थी और वो गुजर भी गई थी। इसलिए वो वापस से और एक बीमार बहू नहीं लाना चाहते थे। संगू एक एथलीट था जो बहुत ही अच्छा स्विम करता था। उसकी एक स्विमिंग कंपटीशन थी, अगर वो जीत जाता है तो चाइना जाने वाला था फाइनल कंपटीशन के लिए। इस बीच में सुनमी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे पता चलता है उसकी सिंड्रोम ल्यूकेमिया में डेवलप हो चुकी है, पर वो संगू को कुछ नहीं बताती। उसे लगता है वो शायद उसे डिस्ट्रैक्ट कर देगी। उसकी स्विमिंग कंपटीशन जो है, इस मूवी में बार बार एक बेटा फिश की जिक्र भी किया जाता है। एक्चुअली एक सिंबलिज्म है। बेटा फिश को हम फाइटर फिश भी कहते हैं। फाइटर फिश हमेशा फाइट ही करता है और अकेले रहने के लिए पसंद करता है। वो किसी के साथ नहीं रह सकता, जो सुमिन को रिप्रेजेंट करता है, जो अकेली थी अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी के साथ फाइट भी कर रही थी। इसीलिए बार बार बेटा फिश की जिक्र होती है। आज सोनू के एक्वेरियम में एक बेटा फिश मर जाती है।
तो सोनू थोड़ा घबरा जाता है। वो घर आके सुनमी को ढूंढता है, पर सुनमी घर पे नहीं थी। संगू उसे कॉल पे कॉल किए जा रहा था, हर जगह पे ढूंढ रहा था, पर उसे आफ्टर ऑल उसकी फ़ोन और उसकी वेडिंग रिंग अपने ही घर के टेबल पे मिलती है। वो भागते भागते जाता है डॉक्टर के पास, कहता है सुनमी के कपड़े और बाकी सामान कहाँ चली गई? सुनमिन घर छोड़ के गई, अब मैं क्या करूँ? वहाँ है, मुझे बताइए। डॉक्टर थोड़ा गुस्सा करते हैं और कहते हैं तुम उसके पति हो, मुझसे ज़्यादा तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी वाइफ कहाँ है। पर फिर भी वो कहते हैं उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तुम ज़्यादा सफ़र ना करो, इसलिए वो तुम्हें छोड़ के चली गई है। उसकी डिसीज़न को तुम रिस्पेक्ट करो, और उसे उसकी पता नहीं देते हैं। फिर हम देखते हैं सुनमी को, जो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। वो अपने बचपन की एक फ्रेंड से मिलती है जो उसी हॉस्पिटल में एडमिट था। वो भी ल्यूकेमिया से पीड़ित था और आखिरी स्टेज में था। इधर संगू बहुत अकेला पड़ गया था। सुनमी नहीं थी तो वो घर जा रहा था, एक्वेरियम वाली ऑफिस में ही सोता था। बहुत ही दुखी हो जाता है। एक महीना ढूंढने के बाद संगू को पता चलता है सुन हॉस्पिटल में एडमिट है, जहां वो बचपन में एडमिट थी। फिर हमें दिखाया जाता है सुनमी की बचपन की फ्रेंड जैसा ल्यूकेमिया था, वो गुजर चुका है। सुनमी वहीं है उसके फ्यूनरल में, और संगू वहाँ पे पहुँच जाता है और सुमी को एक एग्रीमेंट देता है जिसमें सुनमी की फिंगरप्रिंट चाहिए होता है। सुनमी मना कर रही होती है, पर संगू अपने हाथ को वहीं रखे टूटे हुए बॉटल से काट देती है और अपने खून से खुद की और सुनमी की फिंगरप्रिंट लेने लगता है। कहता है अब से हम मरते दम तक साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी जुदा नहीं होंगे। और फिर दोनों एक साथ हो जाते हैं। संगू उसका हॉस्पिटल में बहुत ख्याल रखता है। एक रात सुनमी कहती है उसे स्नो देखते हुए बहुत दिन हो गए हैं, स्नो देखना है उसे। इतनी एक्साइटेड थी कि वो अर्थ, स्नो, समंदर को भी स्मेल कर सकती थी। तो सोनू उसे अपने एक्वेरियम ले जाता है जहाँ पे वो फेक स्नो दिखाता है। सुनमी बहुत खुश होती है। फिर सुनमी जब वॉशरूम में होती है तो बेहोश हो जाती है। उसकी नाक से खून बहने लगती है, वो खून में लटपट हो जाती है। संगू उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में होती है। इस पल में संगू के पेरेंट्स आए उन दोनों को हौसला देने के लिए। संगू डोनर की तलाश में था तो संगू के फादर उसे डोनर एजेंसीज के डिटेल देते हैं और उन्हें डोनर मिल भी जाता है। ऑपरेशन के लिए जापान आते हैं। रास्ते पे आते हुए बहुत सारे स्नो, समंदर, वो सब कुछ सुनमी देखती है। बहुत खुश भी होती है। थोड़ी देर रुक के वहाँ मज़ा भी लेती है। सुनमी को हॉस्पिटल में छोड़ने के बाद संगू डोनर से मिलने के लिए आता है। डोनर से मिलने के बाद जब संगू और उसका ट्रांसलेटर जब वापस जा रहे थे तो उनकी टायर पंचर हो जाती है। जब वो टायर ठीक करने के लिए रुकते हैं तो आसपास सनू को वही वाला म्यूजिक सुनमी की सुनाई देती है आसपास से कहीं। तो वो वहाँ जाके देखता है एक ओल्ड मैन उसी म्यूजिक बॉक्स को बना रहा था। तो संगू उससे सुनमी की टूटे हुए म्यूजिक बॉक्स को कीने के लिए आता है और ओल्ड मैन मान भी जाता है और 2 दिन के बाद उसे वापस ले जाने के लिए उसे कहता है। फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट के दिन आती है। सुनमी संगू को एक परफ्यूम गिफ्ट करता है जो खुद बना रही थी। वो उस परफ्यूम के नाम रखती है सी स्नो, जिसे सेक करते ही बॉटल से छोटे छोटे स्नो जैसा कुछ दिखाई देती है। संगू बहुत खुश होता है और बदले में संगू से भी वो कुछ गिफ्ट ही मांगता है, पर संगू कहता है ऑपरेशन के बाद वो देगा, ट्रांसप्लांट के बाद उसे वो गिफ्ट देगा। ट्रांसप्लांट होती है और सक्सेसफुल भी होता है। सुनमी ठीक हो रही थी। संगू को पता चला तो भागा भागा जाता है उसके लिए वो गिफ्ट लाने के लिए, वही म्यूज़िक बॉक्स। गिफ्ट कलेक्ट करके वो बहुत ही खुश था, सुनमी के पास आना चाहता था। ये वही सीन है जो हमें मूवी के शुरुआत में दिखाई गई थी। अब हमें दिखाया जाता है एक्चुअली में हुआ क्या था। संगू और वो दूसरे कार वाले ने एक्सीडेंट से बच तो गए थे। संगू के सामने और एक बर्फ हटाने वाली बड़ी सी गाड़ी आ जाती है, पर संगू से बच नहीं पाता और उसकी एक्सीडेंट हो जाती है।
और यहाँ आती है इस फिल्म की ट्विस्ट। और इस एक्सीडेंट में संगू गुजर जाता है। उसको आखिरी बार मिलने के लिए सुन्नी आती है। संगू के नम पड़े बॉडी को देख के सुन्नी की दुनिया तो जैसे कुछ पल के लिए थम सी जाती है। उसे ज़िंदगी तो मिल गई, पर बदले में उसकी सांसें छीन ली गई। उस ज़िंदगी को जीने की वजह छीन ली गई। ये सीन बहुत ही इमोशनल था। बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है हमारी हीरोइन ने। फिर मूवी शिफ्ट होती है 1 साल बाद। सुमी वापस वही जगह आती है जापान में। वो वही सारी जगह घूमते हैं जहाँ वो पहले संगू के साथ घूम रही थी। वहाँ वो संगू का आखिरी ख़त भी पढ़ता है जिसमें लिखा था, कुछ दिन पहले एक अजीब सा सपना देखा था। तुमर में एक स्नोई माउंटेन पे कहीं चल रहे थे। रास्ते की आखिरी में तुमने कहा, अब अलग हो जाते हैं। यहाँ से मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग हो जाती है। अगर ये सपना ना हो के सच होता तो मैं तुम्हें कभी ना जाने देता, पर सपने में मैं थोड़ा अलग था और मैंने तुम्हें कहा संभल के जाना। ये चिट्ठी मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब मैं उस पल के बारे में सोचता हूँ मेरा दिल बैठ जाता है। अब से जब तक हम हैं तब तक साथ रहेंगे, एक पल के लिए भी अलग नहीं होंगे, कभी एक दूसरे की हाथ नहीं छोड़ेंगे। संगू की आखिरी खत को पढ़ते हुए सुन्नी टूट जाती है, फुट फुट के रोती है। इसी के साथ ये मूवी की एंड हो जाती है। ये मूवी हमें हमारी ज़िंदगी की अनसर्टेनिटी के बारे में बताती है। किस पल क्या हो जाएगा किसी को पता। कभी कभी मरते हुए इंसान जाग खड़ा हो जाता है, तो कभी कभी अच्छा वाला इंसान भी दुनिया को अलविदा कह देता है। जो है इसी पल में है। कुछ रह जाता है तो वो यादें जो उन लोगों ने साथ बिताए थे। इसी के साथ ही उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मूवी लिंक के लिए कमेंट करें। हम मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।